जरा एक पल के लिए रुकिए, अपने आसपास देखिए। पेड़, पत्तियां, पक्षी, इंसान की आंख, मानव दिमाग, डीएनए की जटिल संरचना। इतनी व्यवस्था, इतनी सटीकता, इतनी गहराई। तो मन में एक सवाल उठता है, क्या यह सब अपने आप हो सकता है या इसके पीछे कोई सोचने वाली शक्ति जरूरी है? यही सवाल हजारों सालों से भगवान में विश्वास की सबसे मजबूत नींव बना हुआ है। और इसी सवाल को पूरे सम्मान, पूरी गंभीरता और वैज्ञानिक ईमानदारी के साथ इस किताब में उठाया गया है, द ब्लाइंड वॉचमेकर। इस किताब के लेखक हैं रिचर्ड डॉकिंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, जो एवोल्यूशन को सिर्फ एक थियरी की तरह नहीं बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस की तरह समझाते हैं। रिचर्ड डॉकिंस को एक धर्मशास्त्री नहीं है और ना ही किसी विचारधारा का प्रचारक। वे एक साइंटिस्ट हैं और इस किताब में उनका उद्देश्य भगवान पर हमला करना नहीं बल्कि एक बहुत स्पेसिफिक सवाल का जवाब देना है। डॉकिंस कहते हैं, अगर हमें दुनिया में डिजाइन जैसा कुछ दिखाई देता है तो क्या उससे डिजाइनर का होना जरूरी हो जाता है? वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट, जिसकी वजह से यह किताब लिखी गई। 18वीं सदी में विलियम पैले नाम के एक थियोलॉजियन ने एक प्रसिद्ध तर्क दिया था। उन्होंने कहा, अगर कोई इंसान रास्ते में पड़ी घड़ी देखे तो वो तुरंत मान लेगा कि इस घड़ी को किसी ने बनाया है। तो फिर जब हम प्रकृति में आंख, दिमाग, जीवन की जटिल संरचना देखते हैं तो हमें भगवान को क्यों नहीं मानना चाहिए? डॉकिंस इस आर्गुमेंट को पूरी गंभीरता से लेते हैं। वो इसे हल्के में खारिज नहीं करते बल्कि इसे समझते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसका विश्लेषण करते हैं। ब्लाइंड वॉचमेकर, इस नाम का असली मतलब। डॉकिंस समझाते हैं कि अगर कोई वॉचमेकर है भी तो वो वैसा नहीं हो सकता जैसा पहले ने कल्पना की थी। वो एक मेटाफर देते हैं, ब्लाइंड वॉचमेकर, एक ऐसा घड़ीसाज जो अंधा है। उसके पास कोई विजन नहीं, कोई योजना नहीं, कोई भविष्य की कल्पना नहीं। वो बस एक काम करता है। जो काम करता है उसे बनाए रखता है, जो काम नहीं करता उसे हटा देता है। डॉकिंस कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। ना उसमें सोच है, ना इरादा, ना लक्ष्य, फिर भी निर्माण होता है। एवोल्यूशन को लेकर आम गलतफहमी। यहां डॉकिंस एक बहुत जरूरी भ्रम दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं एवोल्यूशन का मतलब है सब कुछ चांस से हो गया। डॉकिंस स्पष्ट करते हैं यह पूरी तरह सही नहीं है। हां, म्यूटेशंस रैंडम होते हैं, यानी डीएनए में बदलाव संयोग से होते हैं, लेकिन जो बदलाव सरवाइव करते हैं, जो अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं, वो बिल्कुल भी रैंडम नहीं होते। ये सिलेक्शन है। डॉकिंस बताते हैं एवोल्यूशन चांस और नेसेसिटी का मिश्रण है, सिर्फ लक नहीं। इल्यूजन ऑफ डिजाइन। डॉकिंस समझाते हैं कि हमें डिजाइन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम केवल फाइनल रिजल्ट देखते हैं, हम प्रोसेस नहीं देखते। हम आंख को देखते हैं लेकिन उसके बनने के करोड़ों छोटे छोटे चरण नहीं देखते। इसलिए हमें लगता है यह डिजाइन किया गया है, लेकिन वास्तव में यह सिलेक्टेड है। किताब का केंद्रीय सवाल। अब डॉकिंस एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हम डिजाइनर मानते हैं तो फिर उस डिजाइनर की कॉम्प्लेक्सिटी को कौन समझाएगा? अगर भगवान सिंपल हैं तो वो इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स कैसे बनाएंगे? और अगर भगवान कॉम्प्लेक्स हैं तो उन्हें भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। डॉकिंस कहते हैं भगवान को एक्सप्लेनेशन के रूप में लाना सवाल को हल नहीं करता बल्कि उसे और पीछे धकेल देता है। अब डॉकिंस हमें उस जगह ले जाते हैं जहां से एवोल्यूशन को लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं अगर जीवन अपने आप बना है तो इसका मतलब सब कुछ संयोग से हुआ होगा। और फिर वो जोड़ते हैं, इतना जटिल जीवन, इतनी सटीक संरचनाएं, इतनी जानकारी, ये सब सिर्फ चांस से कैसे हो सकता है? डॉकिंस कहते हैं यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि एवोल्यूशन को प्योर चांस समझ लिया जाता है, जबकि एवोल्यूशन प्योर चांस नहीं है।
चांस और सिलेक्शन का फर्क। डॉकिंस सबसे पहले दो चीजों को साफ साफ अलग करते हैं। पहली रैंडम म्यूटेशन और दूसरी नॉन रैंडम सिलेक्शन। वे बताते हैं डीएनए में होने वाले छोटे बदलाव यानी म्यूटेशंस संयोग से होते हैं, लेकिन ये बदलाव आगे जाएंगे या नहीं ये संयोग तय नहीं करता, ये तय करता है एनवायरनमेंट। जो बदलाव जीव को थोड़ा भी ज्यादा फायदा देता है वो अगली पीढ़ी तक पहुंच जाता है, जो नुकसान देता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। डॉकिंस कहते हैं एवोल्यूशन चांस से शुरुआत करती है लेकिन नेसेसिटी से आगे बढ़ती है। सिंगल स्टेप चांस बनाम क्यूमुलेटिव सिलेक्शन। अब डॉकिंस एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन करते हैं। अगर कोई कहे एकदम परफेक्ट आंख एक ही बार में बन गई होगी तो यह सच में असंभव लगता है, लेकिन एवोल्यूशन ऐसा करती ही नहीं है। एवोल्यूशन छोटे छोटे कदमों में चलती है। डॉकिंस इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव सिलेक्शन। हर छोटा इंप्रूवमेंट पिछले इंप्रूवमेंट पर जुड़ता है और यही एक्यूमुलेशन कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है। द फेमस वीजल एक्सपेरिमेंट बुक का कोर एग्जाम्पल। अब डॉकिंस एक फेमस कंप्यूटर सिमुलेशन का जिक्र करते हैं जो इस किताब का सबसे चर्चित उदाहरण है। उन्होंने एक सेंटेंस चुनी, मी थिंक्स इट इज लाइक अ वीजल। अब सवाल यह था, क्या कोई कंप्यूटर रैंडम तरीके से यह सेंटेंस बना सकता है? डॉकिंस बताते हैं अगर हर बार पूरी सेंटेंस रैंडम जनरेट की जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है। लेकिन एक्सपेरिमेंट यहां रुकता नहीं। उन्होंने एक नियम जोड़ा। रूल ये था, जो लेटर्स सही जगह पर आ जाते हैं उन्हें अगली जनरेशन में रहने दिया जाता है, बाकी लेटर्स बदल दिए जाते हैं। यानी हर जनरेशन में जो थोड़ा बेहतर है उसे सिलेक्ट किया जाता है। कुछ ही जनरेशंस में पूरी सेंटेंस बन जाती है। डॉकिंस यहां जोर देकर कहते हैं यह कोई चालाकी नहीं है, यह वही प्रिंसिपल है जो नेचर में काम करता है। नेचर को सेंटेंस नहीं पता, लेकिन एनवायरनमेंट हर समय टेस्ट करता है। वीजल एक्सपेरिमेंट से क्या समझ आता है? डॉकिंस बताते हैं यह एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि प्योर चांस और क्यूमुलेटिव सिलेक्शन में कितना बड़ा फर्क है। प्योर चांस लगभग कुछ भी नहीं बना सकता, लेकिन चांस प्लस सिलेक्शन अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी बना सकता है। यही रीजन है कि प्रोबेबिलिटी का डर गलत जगह लगाया जाता है। प्रोबेबिलिटी का भ्रम। अब डॉकिंस प्रोबेबिलिटी आर्ग्यूमेंट को और गहराई से तोड़ते हैं। लोग कहते हैं आंख बनने की प्रोबेबिलिटी 1 in trillions है। डॉकिंस समझाते हैं आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं पूरी आंख बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एवोल्यूशन पूछती है अगला छोटा सुधार पॉसिबल है या नहीं, और छोटे सुधार अक्सर पॉसिबल होते हैं। डॉकिंस इसे एक मेटाफर से समझाते हैं। अगर आप एक पहाड़ को सीधी दीवार की तरह देखें तो वो असंभव लगेगा, लेकिन अगर वही पहाड़ धीरे धीरे चढ़ने वाला रास्ता दे तो वही असंभव संभव बन जाता है। माउंट इम्प्रॉबेबल। डॉकिंस इस मेटाफर को नाम देते हैं माउंट इम्प्रॉबेबल। एक ऐसा पहाड़ जिसकी एक साइड खड़ी है और दूसरी साइड धीरे धीरे चढ़ने वाली। एवोल्यूशन हमेशा धीरे धीरे चढ़ने वाला रास्ता चुनती है। कोई छलांग नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस छोटे लाभ बार बार। डिजाइन क्यों दिखाई देता है? अब डॉकिंस एक सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट रखते हैं। वे कहते हैं हमें डिजाइन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हम एंड रिजल्ट देखते हैं। अगर कोई ऑब्जर्वर पूरे प्रोसेस को देखे तो उसे कोई डिजाइनर नहीं दिखेगा। उसे सिर्फ वेरिएशन, फेलियर, सक्सेस और सिलेक्शन दिखेगा। डिजाइन का एहसास प्रोसेस के छुप जाने से पैदा होता है। नेचुरल सिलेक्शन के पास फोरसाइट नहीं है। डॉकिंस बार बार स्पष्ट करते हैं नेचुरल सिलेक्शन को फ्यूचर का कोई ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानती कि आगे क्या बनना है, वो सिर्फ वर्तमान में जो काम करता है उसे रहने देती है। एवोल्यूशन ब्लाइंड है, लेकिन ये ब्लाइंडनेस रैंडमनेस नहीं है। वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट पर वापसी। अब डॉकिंस फिर से वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट पर लौटते हैं। वे कहते हैं अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हम डिजाइनर मान लेते हैं तो हम असली सवाल से बच रहे हैं, क्योंकि डिजाइनर खुद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगा, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेनेशन मांगती है तो डिजाइनर भी एक्सप्लेनेशन मांगेगा। इस तरह भगवान एक्सप्लेनेशन नहीं बनता, बल्कि एक्सप्लेनेशन की जरूरत बढ़ा देता है। अब डॉकिंस हमें उस सवाल के सामने खड़ा करते हैं जो एवोल्यूशन के खिलाफ सबसे ज्यादा भरोसे के साथ पूछा जाता है।
वो सवाल है, आंख जैसी जटिल चीज अपने आप कैसे बन सकती है? बहुत से लोग कहते हैं आंख आधी बने तो भी बेकार है, पूरी बने बिना काम की नहीं। इसलिए या तो आंख पूरी बनी होगी या बिल्कुल नहीं। डॉकिंस कहते हैं यही धारणा सबसे गहरी गलतफहमी है, आंख को पूरा समझने की गलती। डॉकिंस समझाते हैं हम आज की आंख देखते हैं जो पूरी तरह विकसित है और फिर पीछे जाकर सोचते हैं कि ये एक ही बार में बनी होगी, लेकिन एवोल्यूशन पीछे से आगे नहीं चलती, वो आगे से आगे चलती है। एवोल्यूशन कभी ये नहीं पूछती क्या ये आंख पूरी है, एवोल्यूशन पूछती है क्या ये पहले से थोड़ा बेहतर है। आई एवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअल बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। डॉकिंस बताते हैं आंख की शुरुआत किसी जटिल लेंस से नहीं हुई, शुरुआत हुई एक साधारण लाइट सेंसिटिव सेल से। बस इतना कि रोशनी है या अंधेरा इसका फर्क पता चल सके। अब सोचिए क्या ये फायदा नहीं है? फिर धीरे धीरे ये सरफेस थोड़ा अंदर की तरफ धंस गई। अब लाइट की डायरेक्शन का थोड़ा अंदाजा लगने लगा। फिर ये डिप्रेशन कप शेप बन गया। अब इमेज थोड़ी और साफ होने लगी। फिर पिन होल कैमरा जैसा स्ट्रक्चर बना। हर स्टेप में विजन थोड़ा बेहतर हुआ, हर स्टेप में सर्वाइवल का चांस बढ़ा और अंत में लेंस आया। फिर रिफाइंड लेंस आया, फिर मसल्स, फिर नर्व्स। डॉकिंस कहते हैं यहां कोई छलांग नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है। हर इंटरमीडिएट स्टेज अपने आप में यूजफुल है। हाफ एन आई इज बेटर देन नो आई। डॉकिंस एक ब्लंट लेकिन पावरफुल लाइन कहते हैं, हाफ एन आई इज बेटर देन नो आई, यानी अधूरी आंख भी पूरी तरह अंधे होने से बेहतर है। और यही लॉजिक पूरी एवोल्यूशन को चलाता है। डिफरेंट आईज, डिफरेंट सॉल्यूशंस। डॉकिंस बताते हैं नेचर ने आंख एक ही बार नहीं बनाई। इंसेक्ट्स की आंख अलग है, ऑक्टोपस की आंख अलग है, ह्यूमंस की आंख अलग है। कुछ में ब्लाइंड स्पॉट है, कुछ में नहीं। ये दिखाता है कि कोई परफेक्ट डिजाइन नहीं था, बस अलग अलग रास्तों से काम करने वाले सॉल्यूशंस बने। अगर कोई इंटेलिजेंट डिजाइनर होता तो इतनी अलग अलग फ्लॉड डिजाइन्स क्यों होते? डीएनए, इंफॉर्मेशन, नॉट मैजिक। अब डॉकिंस आंख से आगे बढ़ते हैं और डीएनए की बात करते हैं। बहुत लोग डीएनए को जीवन का चमत्कार कहते हैं। डॉकिंस कहते हैं डीएनए चमत्कार नहीं है, डीएनए इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, लेकिन कॉपीइंग परफेक्ट नहीं होती। हर कॉपी में छोटी छोटी एरर्स आती हैं और यही एरर्स, म्यूटेशंस, एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। कॉपीइंग एरर्स प्लस सिलेक्शन। डॉकिंस बताते हैं अगर कॉपीइंग में एरर ना हो तो एवोल्यूशन रुक जाएगी, लेकिन अगर एरर्स हो और सिलेक्शन ना हो तो केओस होगा। एवोल्यूशन काम करती है एरर्स और सिलेक्शन के बीच। जो एरर फायदा देता है वो आगे बढ़ता है, जो नुकसान देता है वो रुक जाता है। ये प्रोसेस धीमी है लेकिन रिलेंटलेस है। द 747 हरिकेन आर्ग्यूमेंट। अब डॉकिंस उस आर्ग्यूमेंट पर आते हैं जो अक्सर कहा जाता है जीवन का अपने आप बन जाना उतना ही असंभव है जितना कि तूफान से बोइंग 747 बन जाना। डॉकिंस कहते हैं ये तुलना ही गलत है, क्योंकि तूफान सिलेक्शन नहीं करता, वो सिर्फ रैंडम डिस्ट्रक्शन करता है। एवोल्यूशन डिस्ट्रक्शन नहीं, सिलेक्शन करती है। छोटे इंप्रूवमेंट्स बार बार चुने जाते हैं, यही फर्क है। गॉड हाइपोथेसिस और अल्टीमेट इम्प्रॉबेबिलिटी। अब डॉकिंस सबसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। अगर आप कहते हैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटी चांस से नहीं बन सकती, इसलिए भगवान को मानना पड़ेगा, तो डॉकिंस पूछते हैं भगवान कितना कॉम्प्लेक्स होगा? अगर वो यूनिवर्स बना सकता है तो वो खुद सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटी होगा, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेनेशन मांगती है तो भगवान को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस तरह गॉड हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन नहीं करती, उसे और बढ़ा देती है। नेचुरल सिलेक्शन वर्सेस कॉन्शियस डिजाइन। डॉकिंस बार बार ये स्पष्ट करते हैं नेचुरल सिलेक्शन ब्लाइंड है, अनकॉन्शियस है, गोललेस है, लेकिन फिर भी इट वर्क्स, और शायद इसीलिए ही ये इतना पावरफुल है। अब तक डॉकिंस ने दिखा दिया कि नेचुरल सिलेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर सकता है बिना किसी कॉन्शियस डिजाइनर के। अब वो एक और बड़ा सवाल उठाते हैं, अगर एवोल्यूशन सब एक्सप्लेन कर सकती है तो भगवान को हम बीच में क्यों लाते हैं? गॉड ऑफ द गैप्स, सबसे खतरनाक सोच। डॉकिंस कहते हैं इतिहास में हर दौर में इंसान ने एक ही गलती दोहराई है, जहां समझ नहीं आया वहां भगवान रख दिया। बिजली भगवान का गुस्सा, बीमारी भगवान की सजा, बारिश भगवान की कृपा, और जब साइंस आई तो ये गैप्स भरते चले गए।
डॉकिंस इस सोच को कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स। ये सोच क्यों कमजोर है? डॉकिंस समझाते हैं, अगर आपका भगवान सिर्फ वहीं रहता है जहां हमें कुछ नहीं पता, तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी भगवान की जगह छोटी होती जाएगी। ये भगवान की ग्रेटनेस नहीं, कमजोरी है। साइंस क्या नहीं करती? डॉकिंस साफ कहते हैं, साइंस ये दावा नहीं करती कि उसे सब कुछ पता है। साइंस कहती है हमें अभी नहीं पता, लेकिन हम ईमानदारी से ढूंढ रहे हैं, जबकि गॉड एक्सप्लेनेशन खोज बंद कर देती है। आई डोंट नो की ताकत। डॉकिंस बताते हैं, आई डोंट नो कहना कमजोरी नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी है, और यही ऑनेस्टी साइंस को आगे बढ़ाती है। Why complexity does not prove design? बहुत लोग कहते हैं इतनी कॉम्प्लेक्स चीज डिजाइन के बिना नहीं बन सकती। डॉकिंस यहां याद दिलाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी खुद एक्सप्लेनेशन मांगती है। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखकर डिजाइनर मान लेते हैं, तो डिजाइनर की कॉम्प्लेक्सिटी कौन एक्सप्लेन करेगा? इन्फिनिट रिग्रेस का जाल। डॉकिंस समझाते हैं, अगर भगवान ने यूनिवर्स बनाया तो भगवान को किसने बनाया? अगर आप कहते हैं भगवान को किसी ने नहीं बनाया, तो फिर यही बात यूनिवर्स के लिए क्यों नहीं? नेचुरल लॉज वर्सेस सुपरनैचुरल शॉर्टकट्स। डॉकिंस कहते हैं सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन असल में शॉर्टकट है, ये क्यूरियोसिटी को मार देती है, जबकि नेचुरल लॉज सवालों को जिंदा रखती हैं। चांस, नेसेसिटी और टाइम। डॉकिंस ये भी साफ करते हैं, एवोल्यूशन प्योर चांस नहीं है, म्यूटेशंस चांस हैं, लेकिन सिलेक्शन नॉन रैंडम है। यही वजह है कि कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड होती है। टाइम प्लस सिलेक्शन वो काम कर सकते हैं जो इंस्टेंट मिरेकल नहीं कर सकता। डिजाइन विदाउट डिजाइनर। डॉकिंस एक पावरफुल आइडिया देते हैं, डिजाइन कैन एग्जिस्ट विदाउट अ डिजाइनर। नेचुरल सिलेक्शन एक ब्लाइंड प्रोसेस है, लेकिन ब्लाइंड होने का मतलब बेकार होना नहीं। इमोशनल रेजिस्टेंस टू एवोल्यूशन। डॉकिंस मानते हैं लोग एवोल्यूशन को सिर्फ लॉजिक से रिजेक्ट नहीं करते, उसके पीछे इमोशन है। स्पेशल होने की चाह, पर्पस की जरूरत, कंट्रोल खोने का डर। एवोल्यूशन हमें यूनिवर्स के सेंटर से हटा देती है, और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है। मीनिंग विदाउट डिजाइन। डॉकिंस यहां एक जेंटल पॉइंट रखते हैं, मीनिंग बाहर से नहीं, हम खुद बनाते हैं। पर्पस दिया नहीं जाता, खुद चुना जाता है। एवोल्यूशन हमें छोटा नहीं बनाती, हमें ईमानदार बनाती है। रिलीजन वर्सेस साइंस का झूठा कॉन्फ्लिक्ट। डॉकिंस कहते हैं साइंस और रिलीजन की लड़ाई असल में ट्रुथ की लड़ाई नहीं, मेथड की लड़ाई है। साइंस सवाल पूछती है, रिलीजन जवाब फिक्स करती है। अब किताब अपने आखिरी मोड़ पर आती है, और यहाँ डॉकिंस सिर्फ एवोल्यूशन नहीं समझाते, वो इंसान की सोच को मिरर दिखाते हैं। ब्लाइंड वॉचमेकर का असली मतलब डॉकिंस आखिर में साफ करते हैं। ब्लाइंड वॉचमेकर कोई इंसल्ट नहीं है, ये एक डिस्क्रिप्शन है। ब्लाइंड मतलब बिना देखे, बिना सोचे, बिना प्लान बनाए, और वॉचमेकर मतलब ऐसा प्रोसेस जो स्ट्रक्चर बनाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है, ऑर्डर बनाता है। नेचुरल सिलेक्शन न देखती है, न सोचती है, न चाहती है, फिर भी काम करती है। पेली का वॉचमेकर आर्ग्यूमेंट। डॉकिंस फिर से पेली की घड़ी पर लौटते हैं। अगर घड़ी कॉम्प्लेक्स है इसीलिए डिजाइनर चाहिए, तो डॉकिंस कहते हैं जीवित चीजें घड़ी से फंडामेंटली अलग है। घड़ी रिप्रोड्यूस नहीं करती, घड़ी वेरिएशन नहीं दिखाती, घड़ी सिलेक्शन से नहीं गुजरती। जीवित चीजें हर जनरेशन में बदलती हैं। एवोल्यूशन का सबसे अंडररेटेड एस्पेक्ट टाइम। डॉकिंस कहते हैं इंसान का दिमाग जियोलॉजिकल टाइम समझने में फेल हो जाता है। हमें लाख साल भी बहुत लगता है, जबकि एवोल्यूशन करोड़ों साल में काम करती है। स्लो प्रोसेस लेकिन अनस्टॉपेबल, नो फाइनल ब्लूप्रिंट। डॉकिंस जोर देकर कहते हैं एवोल्यूशन के पास कोई फाइनल डिजाइन नहीं है, कोई परफेक्ट स्पीशीज नहीं, कोई अल्टीमेट गोल नहीं, बस जो सरवाइव कर जाता है वही आगे बढ़ता है। इम्परफेक्शन एज एविडेंस।
डॉकिंस एक ब्रूटल लेकिन ऑनेस्ट पॉइंट रखते हैं। अगर डिजाइनर होता तो डिजाइन बेटर होता। आंख में ब्लाइंड स्पॉट क्यों? गले में फूड और एयर का एक ही रास्ता क्यों? रीढ़ की हड्डी इतनी फ्लॉड क्यों? ये इम्परफेक्शंस डिजाइन के खिलाफ सबूत हैं। नेचर इज नॉट काइंड, इट इज इनडिफरेंट। डॉकिंस साफ कहते हैं, नेचर दयालु नहीं है, न क्रूअल, वो इनडिफरेंट है। नेचुरल सिलेक्शन को फर्क नहीं पड़ता, दर्द से, नैतिकता से, भावना से, ये सिर्फ सर्वाइवल देखती है। मोरालिटी कहाँ से आती है? डॉकिंस समझाते हैं, अगर एवोल्यूशन ब्लाइंड है तो मोरालिटी कहाँ से आई? मोरालिटी इवॉल्व हुई कोऑपरेशन से, एम्पैथी से, सोशल सर्वाइवल से। गुड और इवल कॉस्मिक रूल्स नहीं, ह्यूमन स्ट्रैटेजीज हैं। पर्पस विदाउट गॉड। डॉकिंस यहाँ एक बहुत शांत लेकिन गहरा विचार रखते हैं। अगर कोई डिवाइन पर्पस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्पस नहीं है। पर्पस हम बनाते हैं, रिश्तों से, ज्ञान से, करुणा से। मीनिंग इंपोज नहीं होती, कंस्ट्रक्टेड होती है। Why this book feels uncomfortable? डॉकिंस मानते हैं ये किताब अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस छीन लेती है। इंसान अब क्रिएशन का सेंटर नहीं, यूनिवर्स का लक्ष्य नहीं, बस एक स्पीशीज है जो समझने की कोशिश कर रही है। ह्यूमिलिटी ओवर एरोगेंस। डॉकिंस कहते हैं, एवोल्यूशन हमें एरोगेंट नहीं बनाती बल्कि हम्बल बनाती है। हम समझते हैं हम एक्सीडेंटल हैं लेकिन मीनिंगलेस नहीं। साइंस एज अ वे ऑफ थिंकिंग। ये किताब बायोलॉजी की नहीं, थिंकिंग की किताब है। डॉकिंस साइंस को एक एटीट्यूड बताते हैं। सवाल पूछो, अथॉरिटी पर शक करो, एविडेंस मांगो। डॉकिंस कहते हैं, यूनिवर्स इनडिफरेंट हो सकता है लेकिन हम नहीं हैं। ब्लाइंड फोर्सेस ने हमें बनाया लेकिन हम ब्लाइंड नहीं हैं। हम समझ सकते हैं, हम केयर कर सकते हैं, हम मीनिंग बना सकते हैं। द ब्लाइंड वॉचमेकर हमें सिखाती है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब डिजाइन नहीं, इग्नोरेंस में गॉड डालना जवाब नहीं। साइंस कोल्ड नहीं, ईमानदार है। मीनिंग दी नहीं जाती, बनाई जाती है। अगर ब्लाइंड फोर्सेस इतनी खूबसूरत कॉम्प्लेक्सिटी बना सकती हैं, तो इमेजिन करो एक जागरूक इंसान क्या बना सकता है।